हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उत्तराखंड टेस्ट सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड टेस्ट सीरीज की तरफ से हमारा नया बैच लॉन्च हुआ है, जिसमें आपको जीएस की क्लासेस, उत्तराखंड की क्लासेस और हिंदी की क्लासेस सिर्फ 3000 पर ईयर में मिलने वाली है, जिसके लिए आपको जल्दी से हमारे ऐप उत्तराखंड टेस्ट सीरीज को डाउनलोड करना होगा और उसमें जल्दी से सब्सक्रिप्शन लेना होगा। इसके लिए आपको लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्दी से जाकर इसे चेक करें और आगे आने वाली वीडियोस के लिए हमारे सब्सक्रिप्शन को लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, आज हमने पहले मैं बताया, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था भूगोल, ज्योग्राफी में मैंने आपको पृथ्वी के अध्ययन बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो एक बार जाके जल्दी से वो क्लास देख लीजिए, वो भी फ्री है, डेमो है, आप उसे देख लीजिए। और आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी क्लास में। आज हमारा स्टार्टिंग डे है, तो पॉलिटी की क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे हमारे राजनीति विज्ञान से, यानी कि राजनीतिक विज्ञान में उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे। आपने देखा होगा कि हमारे समाज में जब से एक मनुष्य अपने चिंतनशील हुआ, चिंतनशील का मतलब आप जानते हैं, जैसे पहले हमारा जो समाज था वो आदिकालीन समाज था, आदि मानव के द्वारा आदि मानव रहते थे। उनके मतलब ऐसा कुछ पता नहीं था कि समाज किसे कहते हैं, राज्य किसे कहते हैं, नियम कानून किसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें खुद अपने बारे में उतना नहीं पता था। जैसे जैसे मनुष्य चिंतनशील प्राणी हुआ, वो समाज के साथ बनने लगा, उसकी भाषा डेवलप हुई, भाषा के माध्यम से वो एक दूसरे से जुड़ने लगा। जैसे जैसे ये एक दूसरे से जुड़ने लगे, समाज बना, समाज से बड़े बड़े समुदाय बने, फिर उसके बाद हमारे राज्य बने, देश बने। इस तरह से हमारा इतिहास चलता गया। तो बाद में उस टाइम क्या महसूस हुआ कि इतने बड़े समाज को, इतने बड़े समुदाय को संभालने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए होगा, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति या ऐसे नियम कानून जो सबको एक समान बांधे। यानी कि कोई अपने मन मर्जी से कोई भी कहीं रह रहा है, खा रहा है, कैसे मतलब सब कुछ अपने मन मर्जी के मुताबिक सब लोग कार्य कर रहे थे। ऐसे कानून की जरूरत थी जिससे क्या है कि लोग अगर अन्याय हो तो उन्हें न्याय मिल सके और वो एक दूसरे से समाज में बनकर रह सके और जो है उनकी स्वतंत्रता को किसी भी प्रकार की हानि ना पहुंचे। तो इसको ध्यान में रखते हुए क्या हुआ कि समाज में राजा जैसे एक व्यक्ति का चुनाव हुआ। चुनाव नहीं कहेंगे, इस टाइम पे राजा वंशानुगत होता था, लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं से तो हुई होगी चुनाव के द्वारा ही सही। तो क्या हुआ कि उस टाइम में जिसके पास आर्थिक सक्षमता बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि आर्थिक रूप से ही जो धनी था और वंश, जिसका वंश अच्छे उच्च कुल का था, उसको क्या एक प्रकार का राजा मान लिया जाता था। और वो राजा क्या करता था कि अपने नियम कानूनों के अनुसार पूरे समाज को चलाता था, जिससे क्या हुआ कि ये व्यवस्था सबको अच्छी लगी, पसंद आने लगी, क्योंकि सबकी बातें सुनी जा रही थी और इसमें क्या है कि सब लोग एक दूसरे से अच्छे से जुड़कर रह रहे थे। तो ये व्यवस्था को आगे बढ़ाएगा और बढ़ते 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 आज वर्तमान में हम लोकतांत्रिक युग में पहुंच चुके हैं, जहां हमारे राजा का चयन किसी भी वंश के आधार पर नहीं, बल्कि खुद हम लोगों के द्वारा, हम आम जनता के द्वारा होता है। यानी कि हम इसे किसी राजा का शासन नहीं कहेंगे, ये हमारे आम जनता का शासन है। तो इसी इस लोकतंत्र के निर्माण की कहानी हम जानेंगे। इस लोकतंत्र में किसकी सबसे ज्यादा अहम भूमिका है वो जानेंगे। ये तो आप जान लिया ये राजनीति क्या है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज है, वो है अगर आपको किसी देश को जानना है, मान लीजिए आप फ्रांस कहीं घूमना चाहते हैं, घूमना नहीं, लेकिन अगर आप उनकी व्यवस्था को देखना चाहते हैं, आखिर वो देश है कैसा, घूमने के मामले में तो कोई दूसरी बात आती है, लेकिन अगर आपको देखना कि वहाँ देश कैसा है, अगर आप चाहते हैं कि हम उसकी नागरिकता लेनी है और उस देश के बारे में जाने, वहाँ नियम कानून कैसे, तो आप उनके संविधान को देखिए। किसी भी देश को जानना है ना, उनकी सांस्कृतिक, उनका इतिहास कैसा था, उनकी वर्तमान स्थिति कैसी है, उनके पास कौन सा प्रशासन चलता है, इसके लिए क्या देखना होगा आपको, देश का संविधान। यानी कि संविधान एक ऐसी किताब है जो हमारे समाज को पूरे एक जो है पन्नों में डिफाइन कर दी थी कि आखिर देश है कैसा, था कैसा, है कैसा और आने वाले युग में कैसा होने वाला है। तो उसी तरह हमारे देश का भी एक संविधान है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है हमारे देश का है। संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं लिखित जो लिखे जाए, और एक होते हैं अलिखित। अलिखित संविधान है हमारे इंग्लैंड का, और जो हमारे देश का संविधान है वो कैसा है, लिखित, और सबसे बड़ा संविधान है। आज तक किसी भी देश का इतना बड़ा संविधान नहीं है जितना हमारे देश का संविधान है। संविधान को तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन संविधान बनने की व्यवस्था को हम जरूर देखेंगे। संविधान हमारा कैसे बना, कब बना, तो उससे भी पहले एक और बात है। अच्छा, क्या हुआ जब हमारे देश में अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने हमारे देश में आक्रमण किया और हमारे देश के जो व्यक्ति थे उन्हें गुलाम बनाया, हमारे देश को अपना उपनिवेश बनाया। उपनिवेश तो जानते होंगे, जहाँ कोई ऐसी शक्ति जो किसी कमजोर शक्ति को अपने अंतर्गत कर लेती है, वो उपनिवेश हुआ। ठीक है, तो हमारे देश को क्या करा, अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने उन्हें उपनिवेश बना लिया, उपनिवेश बना के उन पर अपने कानून और नियम लागू करे।
तो उस टाइम में कुछ ऐसे नियम और कानून बनाए गए थे जो आज तक हमारे देश में है। यानी कि हमारे देश में जो आप ये लोकतांत्रिक संरचना देखते हैं और जितना भी लोकतांत्रिक रूप में प्रधानमंत्री जी का चयन, राष्ट्रपति का चयन, ये सब कुछ कहीं ना कहीं हमारे ब्रिटेन के जो कानून है उनकी ही देन है। तो अगर आपको वर्तमान के कानूनों के बारे में जानना है तो सबसे पहले आपको क्या जानना पड़ेगा, उस टाइम में बने हुए कानून, यानी कि जो सबसे स्टार्टिंग में बने थे जिसके द्वारा वर्तमान के कानून है। तो हम लोग जानेंगे हमारे जो ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा जो कानून बनाए गए थे उनके बारे में। तो सबसे पहले आज हम क्या जानने वाले हैं, हमारी देश की ऐतिहासिक संरचना कैसी थी। ऐतिहासिक संरचना, उसमें हम क्या जानेंगे, ब्रिटिश जो अधिकारी थे उन्होंने जो कानून बनाए थे हम उनके बारे में जानेंगे। इसमें जो सबसे पहले और सबसे फेमस कानून आता है वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, का हमारा जो सबसे स्टार्टिंग कानून है वो था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब लिखा था रेगुलेट करना, ठीक है, रेगुलेट करना। पहले भी लिखा है, दोबारा लिखो। कैसा लिखा? जो पिछली बार पढ़ा है ना कोई नहीं, तो तुमने लिखा था तो मुझे बस रिवीज। तो रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब होता है उसे रेगुलेट करना। तो अब मैं पहले इसको बताने से पहले एक बात बता देती हूँ। क्या बना, जब हमारे देश में 1600 ईस्वी में सन 1600 में एक हमारी जो हमारी इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ वहाँ का जो शासन चलता है वो रानी के नाम, राजा रानी के नाम पर चलता है। तो वहाँ की जो रानी थी रानी एलिजाबेथ, तो रानी एलिजाबेथ ने क्या करा ना, रानी एलिजाबेथ ने अपने कुछ व्यापारियों को, यानी कि जो ब्रिटेन के व्यापारी थे वो 24 व्यापारियों को एक पत्र दिया, चार्टर दिया, ठीक है, एक चार्टर दिया जिसमें क्या लिखा हुआ था कि आप भारत जाएं, यानी कि इंडिया की खोज हो चुकी थी, तो अभी नहीं पता था इंडिया के बारे में। तो इन 24 व्यापारियों को एक चार्टर दिया, उस चार्टर में ये लिखा हुआ था कि आप वहां जाएं और व्यापार करें। यानी कि ये जो 24 व्यापारियों को एक मंडल ग्रुप भेजा था, किसने भेजा था, रानी एलिजाबेथ ने। कहाँ भेजा था, भारत में भेजा था। क्यों भेजा था, व्यापार करने के लिए भेजा था। तो व्यापार करने के लिए इन 24 व्यापारियों को भेजा था एक मंडल के रूप में। तो जब ये 24 व्यापारी भारत में आए तो इनका सबसे पहला कार्य क्या हुआ था कि इन्होंने सबसे पहले तो इन्होंने इजाजत ली थी, जो उस टाइम में हमारे राजा थे जहांगीर उस टाइम में राजा थे, जिनके दरबार में सबसे पहले अंग्रेज अधिकारी पहुंचे थे। इसके बारे में हम हिस्ट्री में अच्छे से जानेंगे, फिलहाल ये देखते हैं हम। तो उनको आज्ञा मिल गई थी। आज्ञा मिलने के बाद इन्होंने जो पहला कार्य किया, ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण। इन्होंने क्या बनाई, ईस्ट इंडिया कंपनी। इनका प्रथम कार्य रहा ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण, ठीक है। मैं बताई 1600 में रानी एलिजाबेथ ने एक चार्टर दिया, 24 व्यापारियों को दिया। क्यों दिया, व्यापार करने के लिए। उस चार्टर में क्या लिखा था, वहां जाए और व्यापार करें। इसके लिए व्यापारियों ने क्या करा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण करा। अब इस ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या हुआ, इन लोगों ने व्यापार करा, मुनाफा कमाया, लाभ कमाया। क्या हुआ, इससे इनका भी फायदा हुआ और इनके देश का भी फायदा हुआ। इन्होंने जो भी लाभ हो रहा था वो अपने देश बेचते गए, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा भारत वैसे भी पहले से बहुत ही समृद्ध रहा। तो ये क्या है, व्यापार ऐसे बढ़ता गया। अब क्या हुआ ना, धीरे धीरे इन्हें लालच आने लगा। जितने भी ये व्यापारी थे ना, इन्हें लालच आने लगा। आपने देखा होगा कभी कोई चीज किसी को बहुत ज्यादा समृद्धि मिलती जाती है तो वो क्या चाहता है, और मिले और मिले और मिले। तो यही लालच इनका सबसे बड़ी परेशानी बन गई। तो इनको लालच आए, तो अब इन्होंने क्या करा, जो भारतीय थे वो तो आम सीधे साधे थे, ना ज्यादा पढ़े थे, ना उन्हें किसी बात का इतना पता था। इन लोगों ने इसका फायदा उठा के उन लोगों से ना घूस लेना शुरू करा। घूस जैसे वर्तमान में कुछ अधिकारियों के नाम आप सुनते होंगे न्यूज में कि घूस लेते हुए पकड़े गए, वैसे ये लोग क्या करते थे, उनसे तोहफे लेते थे। ऑब्वियसली वो घूस ही है, बस तोहफा नाम दे दिया अपने आपको क्लीन रखने के लिए। तो ये लोग क्या करते थे, उनसे घूस लेते थे और अपना निजी व्यापार देखते थे। निजी व्यापार का मतलब यही, कंपनी में ध्यान नहीं देते थे, कंपनी का लाभ हो घाटा हो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। इन्हें होता था कि हम अपना लाभ कमाए। तो ये जो हर व्यक्ति है ना, अपना पर्टिकुलर लाभ दिखता था। इन्हें सोचते थे कि हम अपनी तरफ से सामान बेचा और जो पैसा आया खुद रख लिया, जो पैसा है खुद अपना इतना ज्यादा लाभ कमा लिया था ना, इनकी कंपनी डूबने लग गई थी।
यानी कि इनकी कंपनी जो है वो लॉस में आने लगी थी। पहले तो प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन जब इन्होंने खुद का करा तो अभी लॉस में आने लगी। फिर इन्हें मदद हुई, मदद की दरकार किससे हुई? ब्रिटिश से, अपने देश से। अब इन्हें अपने देश से मदद की दरकार हुई, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपनी मदद के लिए कहा। तो तब जो ये ब्रिटेन ने इनके ऊपर कुछ रेगुलेशन लगा दी। अब इन्होंने कहा कि तुम लोग अगर हमसे मदद लेना चाहते हो तो उसके बदले हमारे कुछ नियम कानून तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे आपने देखा होगा ना, अगर आप बैंक से कुछ लोन लेंगे तो उसके पहले बैंक तो तुम्हें ऐसे नहीं दे देगा, उसके कुछ नियम कानून भी होते हैं जिसे फॉलो करना पड़ता है। यानी कि वो एक महीने की किस्त देगा कि इस महीने आपको जमा करते रहना है। वैसे ही इन्होंने कुछ नियम बना दिए ताकि जो ये कंपनी है, ये लोग अपना ध्यान कंपनी में लगाए और कंपनी में व्यापार में ध्यान लगाए। तो इसके लिए क्या करा, इन्होंने इससे पैसा लिया, अपने देश ब्रिटेन से पैसा लिया, अपनी कंपनी को सुधारे उसके हालात। उसके बाद जो है इन ब्रिटेन ने क्या करा, कंपनी के लिए कुछ कानून बनाए। वही कानून कहलाते हैं ये जो मैं भी आपको बता रही हूँ, यही कानून। तो सबसे पहला जो कानून लाया गया था, ये किसको रेगुलेट करने के लिए लाया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी को रेगुलेट करने के लिए ये कानून लाया गया था। तो 1773 का पहला कानून है आपका रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें जो सबसे पहला काम हुआ था, उस टाइम में क्या था ना कि हमारा जो भारत था, अभी आप लोग ऐसे समझ आइए थोड़ा, जो हमारा भारत है ना, उस टाइम में जो ये इनका अधिकार था, इनका अधिकार 3 जगह था। एक बंगाल में, दूसरा मुंबई में, तीसरा मद्रास में। इन 3 क्षेत्रों में क्या था, इन व्यापारियों का अधिकार था। बंगाल, मद्रास और बंबई और मद्रास, इन तीनों जगह में था। तो जो ये बंगाल का था ना, अब तक क्या था, ये तीनों स्वतंत्र रूप से अपने अपने हिसाब से काम चलाते थे। यहाँ का जो मुनाफा होता है ये रखते, जो यहाँ का होता है ये रखते, जो यहाँ का ये रखते। इसने क्या करा, इन तीनों को मर्ज कर दिया। मर्ज मतलब अब इन तीनों को एक साथ काम करने की सलाह दी। तो इन तीनों को एक साथ काम करने के लिए सलाह देने के लिए इसने क्या करा, जो ये बंगाल है ना, बंगाल को इन दोनों से ज्यादा शक्ति दी थी। यानी कि जो बंगाल है, बंगाल को इन दोनों से ज्यादा शक्ति दी थी। और जो यहाँ का गवर्नर था वो बन गया गवर्नर जनरल। पहली बार इस कानून से क्या बना, गवर्नर क्या बन गया, गवर्नर जनरल। कहाँ का बना, कलकत्ता का। कहाँ का, कलकत्ता का। कलकत्ता का गवर्नर क्या बन गया, गवर्नर जनरल। अब जो ये गवर्नर जनरल है, इन दोनों के अधीन किसको कर दिया, बम्बई और मद्रास। बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर थे वो अब किसके अंतर्गत आ गए, कलकत्ता के गवर्नर जनरल के अंतर्गत कौन कौन आ गए, बम्बई और मद्रास के, ये दोनों किसके अंतर्गत आ गए, हमारे बंगाल के अंतर्गत ये दोनों आ गए। इतना समझ आया। पहला तो कानून ये बनाया, नंबर 1। नंबर 2, इसमें क्या करा, इन्होंने एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करी। सर्वोच्च न्यायालय, जैसा आज वर्तमान में हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करी, कहाँ करी, कलकत्ता में। क्योंकि अब मेन पावर किसके पास आ गई थी, कलकत्ता के पास। कलकत्ता के पास पावर इनकी वजह से कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। इसका जो मुख्य न्यायाधीश था, इसमें 3 न्यायाधीश थे, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश था और 2 अन्य न्यायाधीश थे। ये 3 मिला के कुल न्यायाधीश थे। जो मुख्य न्यायाधीश था वो थे एलिजा एम्फे। एलिजा एम्फे इनके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने, एलिजा एम्फे। अब इतना हुआ। और इसके अलावा एक और हुआ था, मैंने अभी आपको बताया कि इन दोनों को गवर्नर के अधीन कर दिया गया। गवर्नर का नाम क्या कर दिया, गवर्नर जनरल। तो हमारे प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स हमारे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है। वॉरेन हेस्टिंग्स कौन है, हमारे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, इतना हुआ। अच्छा हाँ, ये इसका 1774 में बने था ये न्यायालय का निर्माण। न्यायालय का निर्माण हुआ था 1774 ईस्वी में। अब एक और चीज, अच्छा ये रेगुलेटिंग एक्ट लाया किस लिए थे, कि जो कंपनी के निजी अधिकारी वो निजी लाभ कमाना चाहते थे, तो उनके निजी लाभ और उनकी रिश्वतखोरी को रोकने के लिए इन्होंने क्या रेगुलेशन लगाई कि अब से कोई भी व्यापारी जो है वो निजी व्यापार नहीं करेगा। यानी कि जो यहाँ के ईस्ट इंडिया के कंपनी के कर्मचारी हैं, निजी व्यापार मना कर दिया। ठीक है, निजी व्यापार और निजी व्यापार तथा भारतीयों से उपहार लेना, निजी व्यापार और उपहार की मनाही कर दी।
आप लोग थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में लिख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। इन्होंने क्या करा, अपनी निजी व्यापार और उसकी मनाही कर दी, और एक और चीज का निर्माण किया था, वो था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। यहाँ पे लिख देती हूँ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की इन्होंने स्थापना की। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की इन्होंने स्थापना की। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या काम करता था, ये जो कंपनी है ना, कंपनी के साथ मिलकर काम करता था क्योंकि अब कंपनी का काम सिर्फ और सिर्फ व्यापार का नहीं रह गया था, इसका कुछ काम था राजस्व लेना। जैसे मैंने आपको बताया, जो ब्रिटिश व्यापारी थे, इनका जो मुख्य सोर्स था इनकम का, वो क्या था, इनका जो मुख्य सोर्स था इनकम का, वो रहा है आपका कर लेना। भारतीयों से, जो भारतीयों की भूमियों को अपना कब्जा करके उससे क्या करते थे, तो उनसे कर लेते थे, तो कर से इनकी आमदनी बनती थी। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का इसमें निर्माण करा ताकि ये उन सारे कामों में इनकी हेल्प कर सके, ठीक है। इतना हुआ, फिर हमारा नेक्स्ट एक्ट आता है। आप इन्हें बिल्कुल शॉर्ट में लिखिएगा, जस्ट वन वर्ड की तरह, ठीक है, ज्यादा वो मत करना। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आता है हमारा पीट्स इंडिया एक्ट। क्या आता है हमारा, पीट्स इंडिया एक्ट, लिखेंगे पीट्स इंडिया एक्ट। सत्रह सौ चौरासी का एक्ट या पीट्स इंडिया एक्ट आप इसे नाम देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था ना, इसमें कुछ और सुधार करे थे, इसमें कुछ नए नए सुधार आए थे, जो कि इसमें क्या करा था, इसमें सबसे पहले जो कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य थे। अभी मैंने आपको बताया कि ये लोग क्या करते थे, व्यापार ज्यादा करते थे, तो इन्होंने क्या करा, कंपनी के राजनीतिक प्लस वाणिज्यिक, ये दोनों कामों को सेपरेट कर दिया। राजनीतिक अलग, वाणिज्यिक अलग, राजनीतिक अलग, वाणिज्यिक अलग, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, इन्होंने क्या करा, जो ईसाई मिशनरीज थे, ईसाई मिशनरीज कौन होता है, पादरी वर्ग, तो जो इन पादरी वर्ग ईसाई मिशनरीज थे, इनको बुलवाया इंग्लैंड से बुलवाया, काय के लिए, अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। इसमें क्या करा कि ईसाई मिशनरियों को बुलाया, ईसाई मिशनरी को बुलाया, क्यों, धर्म प्रचार प्रसार, धर्म के प्रचार के लिए किसको बुलाया गया था, इंग्लैंड से ईसाई मिशनरियों को इन्होंने बुलाया था। और उसके साथ साथ इनका उद्देश्य था पश्चिमी शिक्षा का विस्तार, पश्चिमी शिक्षा का विस्तार, ये काम इन्होंने करे। इन्होंने ईसाई मिशनरियों को बुलाया, धर्म का प्रचार करवाया, पश्चिमी शिक्षा का विस्तार करवाया, और जो वाणिज्यिक कार्य और राजनीतिक कार्य थे, इन दोनों को एक दूसरे से पृथक करा। इसे पीट्स इंडिया एक्ट क्यों कहते हैं, उस टाइम में जो इंग्लैंड है ना, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे पीट्स, उनके नाम पर जो है ये पीट्स इंडिया एक्ट रखा गया था। पीट्स इंडिया एक्ट इनका नेक्स्ट कानून था, ठीक है, जो कि इसके नाम पर रखा गया था, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पीट्स के नाम पर ये रखा गया था। फिर एक और आता है, और फिर उसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1813। ना ये तो आता है पहले, उससे पहले एक 1903 का भी एक कानून आता है 1793 में एक और कानून ये लेकर आता है। अब आता है 1793 का एक्ट। ये कुछ ज्यादा जरूरी नहीं है, बस इसका एक काम इंपॉर्टेंट है कि इस एक्ट के बाद से जो व्यापारी है, व्यापारियों पे जो भी रेगुलेशन होता है, तो हर 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। यानी इन्हें जो व्यापार करने का अधिकार था ना, वो हर 20 साल के लिए बढ़ा देते। तो बस इसका ये था कि जो कंपनी है, कंपनी को आने वाले 20 वर्ष हेतु व्यापार का अधिकार दिया। अधिकार देना, ये इसका महत्वपूर्ण एक कार्य रहा।
1793 का एक्ट का। अब देखो इसने क्या करा, 20 वर्ष के लिए दे दिया, तो 20 वर्ष के बाद फिर कब आएगा, 1813, 1793, 1793 के सीधे 20 वर्ष बाद, आपको याद करने के लिए इजी होगा। 1793 से 20 वर्ष की शुरुआत हुई, तो वो 1793 से आगे आने वाला 20 वर्ष, यानी कि अब क्या आएगा, 1813 का कानून, 1813 का चार्टर एक्ट। अब यहाँ से शुरू होंगे हमारे चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर। के चार्टर में सबसे पहला कानून ये था कि अब तक क्या हो रहा था ना, जो यूरोप है, यूरोप में जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के जो व्यापारी है ना, ये लोग ये जो 24 मंडल भेजे थे, मैंने अभी आपको बताया था, तो ये ही 24 मंडल जो है ना अपना अधिकार जमाते थे, अपना अधिकार जमा कर क्या करते थे ये लोग, यहाँ व्यापार करते थे। तो अब तक सिर्फ यही लोग थे जो व्यापार करते थे, अब और भी तो व्यापारी थे जिन्हें अपना लाभ कमाना था, तो इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने ब्रिटेन की सरकार से बातचीत करी कि हमें भी व्यापार करना है, हमें भी मौका दिया जाए। तो इसके लिए इन्होंने क्या करा, सबसे पहले ब्रिटेन की सरकार ने क्या करा, इन लोगों का जो अधिकार था, ये लोग सिर्फ भारत पे अकेले अधिकार करते थे उसका व्यापार का, तो भारत से इनके व्यापार का एक अधिकार समाप्त कर दिया गया। भारत से व्यापार का एक अधिकार समाप्त किया, एक अधिकार समाप्त किया, यानी कि अब यहाँ जो है अन्य व्यापारी भी आकर व्यापार कर सकते थे, लेकिन एक इसमें इन्हें छूट दी गई कि ये जो चीन के साथ चाय का व्यापार करते थे वो, उसमें इनका अभी भी एक अधिकार है, यानी कि चीन के साथ जो चाय का व्यापार था उसमें इन्हें छूट दी थी कि तुम ही इसमें अभी वो करो, ठीक है, तुम ही करो इसका व्यापार। भारत के साथ तो छूट वो बंद खत्म कर देते हैं, लेकिन जो है चीन के साथ चाय व्यापार को, चीन के साथ चाय व्यापार में छूट, यानी इसमें अभी इनका एक अधिकार समाप्त नहीं हुआ था, ठीक है। एक काम ये किया गया। नेक्स्ट काम जो क्या किया गया कि इनका टिन्योर जो है हर 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया, तो इस तरह इनका टिन्योर अगले 20 वर्ष के लिए फिर बढ़ा दिया गया। 20 वर्ष के लिए इनका टिन्योर क्या करा, आने वाले 20 वर्ष के लिए इन लोगों ने क्या करा, इसका व्यापार को फिर से बढ़ा दिया गया, ठीक है। ये फिर उसके बाद हमारा जो है, इसमें भी साइन मिशनरी को बुलाया गया, जैसे पिट्स इंडिया एक्ट में मैंने बताया था, इसमें भी क्या करा, एज इट इज इस साइन मिशनरी को इन लोगों ने बुलाया था, ठीक है। अब 1813 का चार्टर एक्ट हुआ, 1813 के बाद फिर कौन सा आएगा हर 20 वर्ष के बाद, 1833 का, 1833 का चार्टर एक्ट। एक सेकेंड में बस पानी पी लूं, सिर्फ वो करना है। ओके, सो हमने इतना बड़ा, अब 1833 का चार्टर एक्ट आया। इसमें क्या हुआ, मुझसे ना स्टार्टिंग में मिस्टेक हो गई थी, प्लीज आप इससे सुधार लेना। मैंने कहा था कि जो 1773 का एक्ट में बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था, उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल में वो सिर्फ बंगाल का गवर्नर जनरल था, ठीक है। तो अगर आपने ऐसा नहीं लिखा तो ठीक है, अगर आपने ऐसा लिख दिया तो उसे सही करके लिखना कि वो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल। अब जो इस एक्ट में जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। इसने लिख दिया बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। अब ये जो है, अब तक क्या था कि वो सिर्फ ऐसा होता है कि वॉक के ऊपर होता है, एक सेकंड में कंफ्यूज हो रही हूँ, वॉक के ऊपर होता है, हाँ लॉ के ऊपर रहता है, सॉरी माय मिस्टेक। एनीवेज, सो जो बंगाल का गवर्नर जनरल था अब वो क्या हुआ, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। इसका क्या मतलब हुआ, जो बंगाल वाला था अब उसकी जो है बम्बई वाले की भी और मद्रास वाले दोनों पे उसकी शक्ति ज्यादा बढ़ गई। तो हमारे भारत का पहला गवर्नर जनरल, हमारे भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल बने विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक।
लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये हमारे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। और जो इससे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स थे वो क्या थे, हमारे बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, किसके, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, कहाँ के, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक बने। ओके, ये हुआ। अब क्या हुआ कि ये पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया, तो इससे क्या हुआ कि अब जो मुंबई और मद्रास है, इन दोनों की कानून बनाने की शक्ति भी अब बंगाल के हाथ में आ गई। बंगाल के द्वारा पूरे भारत का, पूरे भारत में बंगाल के द्वारा बंबई व मद्रास के कानून बनाने की शक्ति बंगाल के गवर्नर द्वारा बम्बई और मद्रास के कानून बनाने की शक्ति दे दी गई। यानी कि अब जो हमारे बंगाल का गवर्नर जनरल था, जो भी वो कानून बनाएगा वही कानून मद्रास के गवर्नर जनरल और बम्बई के गवर्नर दोनों को ही मानने पड़ेंगे। यानी कि दोनों पर ही किसके कानून लागू होंगे, और बंगाल के कानून। क्यों? क्योंकि जो बंगाल है, बंगाल को अब सर्वोच्च शक्तिशाली बना दिया गया। अब जो बंगाल नियम कानून बनाएगा वो मद्रास को भी मानने पड़ेंगे, बम्बई को भी मानने पड़ेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन बन सकता है कि वो कौन सा एक्ट है जिसके द्वारा ये कौन सा एक्ट है कि जिसके द्वारा बम्बई और मद्रास के गवर्नर जनरल से उनकी कानून बनाने की शक्ति छीन ली गई। तो कौन सा एक्ट है वो? 1833 का चार्टर एक्ट। या ये पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा एक्ट है जिससे पहले बम्बई और मद्रास के गवर्नर जनरल को कानून बनाने की शक्ति थी। तो 1833 से पहले के जितने भी कानून थे उनमें वो अपने अपने हिसाब से शक्तियाँ, क्योंकि वो लोग कानून चला सके। ये वाले एक्ट के बाद उनके पास क्या हुआ कि कोई भी कानून नहीं बचा। अब उन्हें क्या करना पड़ता था, उसके अधीन रहकर इन्हें कार्य करना पड़ता था। अब जितने भी विधायिका संबंधी कार्य थे, विधायिका क्या करती है, कानून बनाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर उसके बाद आता है, फिर इसको 20 वर्ष के लिए फिर बढ़ा दिया। 1793 के बाद से ना हर 20 वर्ष के लिए बढ़ा रहे हैं। एक बार 20 वर्ष के लिए बढ़ाया तो 1813 का आया, फिर 20 वर्ष के लिए बढ़ाया 1833, अब फिर से 20 वर्ष का बढ़ाने के बाद अब आया 1853 का कानून। इसके बाद आता है हमारा 1853 का। चार्टर। इसके बाद हमारा कौन सा चार्टर आता है? 1853 का चार्टर। इसमें पहली बार हुआ था जब गवर्नर के जो विधायी कार्य थे और उसके परिषदीय कार्य थे, प्रशासनिक कार्य को अलग अलग कर दिया गया। ये फर्स्ट बार था जब गवर्नर के विधायी व प्रशासनिक कार्य पृथक किए। गवर्नर के विधायी और प्रशासनिक कार्यों का पृथक्करण। अभी क्या हो रहा था ना, अब तक गवर्नर प्रशासन भी चला रहा था, कानून भी बना रहा था, व्यापार भी देख रहा था। अब क्या करा कि इस एक्ट के द्वारा इसके प्रशासनिक कार्य को भी अलग कर दिया गया और विधायी कार्य को भी अलग कर दिया गया। ये पहली बार हुआ था और इसका इफेक्ट हमारे वर्तमान में पड़ा, क्योंकि अब आपने देखा होगा कि हमारे देश के लिए कार्यपालिका अलग है जो कि प्रशासन चलाती है, और विधायिका अलग है जो कि देश के लिए कानून बनाती है। वो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? 1853 के चार्टर एक्ट। 1853 के चार्टर एक्ट से किस चीज की शुरुआत हुई? प्रशासनिक और विधायी कार्यों के पृथक्करण की शुरुआत हुई। प्रशासनिक और विधायी कार्यों के पृथक्करण की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो इसमें जो विधायिका जो कानून बनाती थी उसको क्या कहा गया? विधान परिषद। जो कानून बनाती थी उसे विधान पार्षद नाम दिया गया। जो कानून बनाने वाली बॉडी थी उसे क्या कहा गया? विधान पार्षद। उसे विधान पार्षद कहा गया। इसे एक तरह से छोटी संसद कहा जाता था, यानी कि
छोटी संसद कहा जाता था क्योंकि ये जो है संसद का काम क्या होता है, कानून बनाने का। तो ये क्या करती थी, कानून बनाती थी। कौन बनाती थी, विधान पार्षद। विधान पार्षद कानून बनाती थी, ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। इसमें जो सेकंड पॉइंट है, इसमें जो सिविल सेवा है, सिविल सेवा के लिए खुली भर्ती को शुरू किया गया। सिविल सेवा जो कि वर्तमान में IAS PCS, आप लोग भी इसकी तैयारी कर रहे होंगे, बहुत से बच्चे UPSC जिसे वर्तमान में कहते हैं। तो उस टाइम में जो ये सिविल सेवा है इसकी शुरुआत जो है ये तो हो चुकी थी, लेकिन इसके लिए जो परीक्षाएं थी ना, वो अब तक का क्या करते थे कि अंग्रेजी जो थे अपने ही उन लोगों को चुनते थे, मतलब अपने ही अधिकारियों को चुनते थे। लेकिन अब लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने भारतीयों को भी लाने की कोशिश की, जिसके लिए उन्होंने क्या करा, खुली प्रतियोगिता चला दी। खुली प्रतियोगिता मतलब पेपर दो, जो निकला वो बन जाओ, ऐसा वाला सिस्टम। यानी कि सिविल सेवा की खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था शुरू करी, ठीक है। और इसमें ये क्या करेगा कि इसने कंपनी के शासन को विस्तार दिया। नॉट सो इम्पोर्टेंट लिख देना, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, कंपनी के शासन को विस्तार किया कि अब कंपनी का शासन बढ़ा गया। तो अभी मैंने आपको बता दिया जैसे कि गवर्नर जनरल को अब मद्रास और बम्बई के दोनों का ही शासन मिल गया, तो इसका शासन विस्तार, क्योंकि 1853 तक का आते क्या हुआ था ना, बहुत से राजा जो थे ना वो इनके अधीन आते जा रहे थे। तो इससे इन्हें क्या हो रहा था, इनके पास ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन आ रही थी, तो इनका कार्य बढ़ता जा रहा था। बस ये इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है, इसका जो है कंपनी का कार्य जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है। सो इतना इम्पोर्टेंट है। बाकी तो फिर उसके बाद 1858 का भारत अधिनियम आता है। क्यों आता है, इसमें तो बहुत से वो हुए थे, क्योंकि 1757 में 1857 में क्या हुआ था ये आप जानते होंगे। 1857 में क्रांति हुई थी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जिसे हम जानते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मतलब हमारे देश में स्वतंत्रता के लिए लड़ने की जो पहली बार शुरुआत हुई थी वो 1857 से हुई थी। अब तक क्या था कि जो भारतीय थे ना वो खुद को गुलाम समझते थे, वो सोचते थे कि इनके अंतर्गत रहकर ये हमारा विकास हो सकता है, ये जैसा करेंगे हम वैसा मान लेंगे। मतलब अब तक के जितने भी विदेशी आए ना, लोगों ने ये सोचा कि हम इनके गुलाम, इनके अंदर जैसा है जियो। लेकिन अब तक का क्या हुआ था ना, अब तक इससे पहले जितने भी विदेशी आए थे, जैसे मुगल वंश आया और वो आए थे, उनके अंतर्गत ये ना इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी नहीं रहती थी, ये लोग सिक्योर थे, इतना ज़्यादा इनके साथ कोई गलत, जो वो आए थे ना वो लोग भी अब इन्हें अपना मानने लगे थे, और यहाँ की आम जनता भी उन्हें अपना मानती थी। मतलब वो भी खुद को भारतीय मानते थे, कोई विदेशी नहीं मानते थे, क्योंकि उन्होंने कार्य भी ऐसे किए थे और साथ ही साथ उनके द्वारा जो उपाधियां लिखी थी वो अब भारत के अंतर्गत ही थी। अब वो भारत को अपना वतन मानते थे, और जो जिस चीज को अपना वतन मानेंगे तो वो अपना सब कुछ किसके लिए करेगा, अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए, अपने वतन के लोगों के लिए। तो उन्होंने अब तक जो काम किया अपने वतन के लोगों को ध्यान में रख के किया, उनकी सुरक्षा और समृद्धि के लिए कार्य किया। लेकिन जो अंग्रेज है ना, इनका मेन मोटिव भारत का विस्तार करना नहीं था। इनका मोटिव ये नहीं था कि हम भारत में रहकर उसको शासन करेंगे, उसे अपना बनाएंगे, क्योंकि इन लोगों के तो माइंड में पहले से सेट था कि इनका वतन ऑलरेडी ब्रिटेन है, यहाँ तो ये लोग इन्हें अपना गुलाम बनाने हैं। अब गुलामों की दशा कैसी होगी, जो लोग अपना लाभ कमाना चाह रहा होगा तो वो और लोगों के ऊपर कोई ध्यान देगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो अंग्रेजों ने क्या करा ना, इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया भारतीयों को कि अब उन्हें एहसास होने लगा कि हम जिस देश में रह रहे हैं वो हमारी भूमि है, और उस भूमि पर ये लोग एक इस तरीके से विदेशी बनकर आए कि उन लोगों ने हम पर ही अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। इन लोगों से ज़बरदस्ती ये लोग ज़मीन छीन लेते थे, अगर सही से कार्य नहीं करते तो उन्हें मारते थे, बेगारी कराते थे, बेगारी मतलब ज़बरन काम करवाया कर जाता था। और मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं था उनको कब छुट्टी मिले कब ना मिले, काम के घंटे इतने ज़्यादा होते थे, महिलाओं को बहुत ज़्यादा इसमें जो है परेशान होती थी, और ना ही किसी भी तरह का कोई शिक्षा का कोई ऐसा सिस्टम था नहीं। और ज़बरन क्या करते थे ये लोग, अपने धर्म में इन्हें कन्वर्ट करने की कोशिश करते थे कि ये लोग हमारे धर्म में आ जाए, ऐसा कार्य करते थे। और काले और गोरे का तो बहुत ज़्यादा भेद होता था। जो गोरे थे उन्हें उच्च उच्च पद दिए जाते थे, अच्छे अच्छे काम दिए जाते थे, और जो काले लोग होते थे उन्हें ये दिखाया, काले मतलब भारतीय को सिर्फ ऐसा समझते हैं जैसे मतलब उनके सामने कुछ है ही नहीं, जो भी है सब यही है, ये लोग जो करेंगे वही बेहतर होगा। तो इन लोगों ने भारतीय के साथ इतना ज़्यादा उत्पीड़न किया कि जो भारतीय सैनिक थे उन्हें इस बात का एहसास होने लगा। तो भारतीय सैनिकों के द्वारा ही इसकी शुरुआत हुई थी। और कहाँ से, मद्रास से इसकी सॉरी मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी। मेरठ में भी किसके द्वारा, मंगल पांडे का नाम सुना होगा आप लोगों ने। मंगल पांडे के द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। उस टाइम में जो तत्कालीन कारण क्या था कि इनका कहना था कि जो कारतूस में क्या है, सुअर और गाय की चर्बी लगाई गई थी, जो कि दोनों ही धर्मों को बहुत ज़्यादा सीधे हिट करती थी, क्योंकि जो सुअर है वो मुसलमानों के लिए हेट था, उनके लिए अपवित्र था, तो वहीं जो गाय है वो हिंदुओं के लिए पवित्र थी। तो उन्हें क्या करना था, उसे दांतों से छीलना पड़ता। तो ये दोनों को अपने धर्म का अपमान लगा, तो इस वजह से क्या हुआ, उस टाइम ये तत्कालीन कारण बना इस क्रांति के
उठने का। तो ये क्रांति हुई 1857 की क्रांति, और इसके बाद ये जो है पूरी दिल्ली में फैल गए, दिल्ली में फैल गए, कलकत्ता, मतलब बहुत जगह इसकी जो है फैल चुका था। और इनके हाथों में ना कहीं देश आ चुका था, कुछ परसेंट इनके हाथों में देश आ जाओ। उस समय जो बहादुर शाह जफर हमारे अंतिम मुगल बादशाह थे, उन्हें फिर से बादशाह बनाया गया और उनके नाम पर पूरा फरमान जारी किया गया कि जितने भी भारत के राजवंश रजवाड़े हैं, जितने भी इस टाइम में रजवाड़े थे, और पंजाब में अमृतसर के पंजाब में भी कुछ सिख सरदार थे, इन सब लोगों को ये फरमान भिजवाया गया कि आप लोग जो है मुगल सल्तनत के अंतर्गत आ जाए, क्योंकि इस एकजुटता में ही ताकत है। ये बताने का प्रयास किया गया कि एकजुट हो जाएंगे तो हम इनको आराम से खदेड़ देंगे। लेकिन ना अंग्रेज बहुत चंटे थे, बहुत चालाक थे, क्योंकि उन्होंने ना ऐसी ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई कि ये लोग चाह कर भी नहीं जीत पाए। इन्होंने क्या करा ना, जो सिख सरदार थे इन लोगों को ना गलत फरमान भिजवा दिया। जो इन्होंने फरमान भेजा था कि आप लोग हमारे साथ आए, तो इसका अपोजिट कर दिया। इन लोगों ने क्या भिजवाया कि अगर आप लोग मुगल बादशाह के अंतर्गत आते हैं तो मुगल बादशाह आप सबको कत्ल करवा देगा और अपने अंतर्गत ले लेगा। तो इस बात से क्या हुआ, उनको चिंगारी भड़क उठी। तो उन लोगों ने इन भारतीयों का साथ देने के बजाय अंग्रेजों को साथ देना पड़ा। ये उनकी मतलब एक तरह से मजबूरी हो गई, क्योंकि उनको इस तरीके से गलत गलत बहकाया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो इससे क्या हुआ, फिर ये ऐसे ही बढ़ता गया। तो इस तरीके से हमारे देश में ये जो है कामयाब होते होते भी नाकामयाब हो गया। एक तो इन लोगों ने तारीख सही से फिक्स नहीं करी थी, और ये उतने अच्छे इनके पास हथियार नहीं थे। दूसरा क्या था, इन लोगों के पास जो अंग्रेज थे इनके पास बहुत ज़्यादा अधिकारी वर्ग थे। ये लोग जो है आराम से शूट कर सकते थे, इनके पास अच्छे अच्छे नए नए औजार थे, अच्छी रणनीति थी। तो ये कुछ वजह रही जिसकी वजह से 1857 की क्रांति फेल हो गई। लेकिन 1857 की क्रांति से ना अंग्रेजों को बहुत चोट लगी, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि भारतीयों के अंदर इतनी ज़्यादा राजनीतिक चेतना हो सकती थी। ऑब्वियसली कभी ना कभी इंसान को जितना दबाया जाएगा वो एक न एक दिन तो उठेगा ही, और इतनी राजनीतिक चेतना उन पर जगी कि उन लोगों ने क्या करा फिर, अब इन लोगों ने इनको दबाने का प्रयास करा। तो उसके बाद से आया था हमारा 1858 का अधिनियम। 1858 के अधिनियम के बाद जो हमारे सत्ता थी ना, जो अब तक की व्यापारियों के हाथ में थी, वो पूरी सत्ता किसके हाथ में चली गई, ब्रिटिश अधिकारियों के हाथ में। अब सारी सत्ता किसके नाम पे चलाने लगी, रानी एलिजाबेथ के नाम पर, यानी कि वहाँ के जो प्रमुख थे उनके नाम पर अब सत्ता चली। इसके आगे के बारे में मैं कल बताऊंगी कि उसके बाद क्या क्या एक्ट बने, क्या क्या कानून बने। लेकिन उसके लिए सबसे पहले बेसिक आपका कंप्लीट होना जरूरी है, इसलिए मैंने आपको ये सब कुछ बताया है। इसे आप किसी भी तरीके से कोई भी पर्सनल ना लीजिएगा। ये जो भी हमारे ऐतिहासिक रूप से दिया गया है, जो भी इतिहास में बताया है, ये बस उसकी पृष्ठभूमि के आधार पर मैं आपको बता रही हूँ। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है आगे और अच्छा करने का। तो आप प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जिन लोगों को भी ऐसे किसी वीडियोज़ की ज़रूरत है, ऐसे किसी बैच की ज़रूरत है, तो उन तक ये वीडियो पहुँचे और आपको लिंक मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन ज़रूर लें। थैंक यू।